जी लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन या लास्ट टॉपिक मेरे को अपडेट कर दीजिए। क्या था? ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन हमने करा दिए होंगे, क्वेश्चन करने होंगे आज, है ना? ठीक है, चलो। स्टार्ट करिए। पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट के अंदर 1 माइनस मॉड एक्स। डोमेन के लिए मॉड की तो कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है, बट दो यूनिवर्सल कंडीशंस है, रूट वाली और डिनोमिनेटर वाली। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ रूट वाली कंडीशन हमारी लग रही होगी, यानी कि रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है विच इज 1 माइनस मॉड एक्स should always be greater than equal to 0. 1 minus mod x should be greater than equal to 0, जिसका मतलब ये हुआ 1 should be greater than equal to mod x। या इसी चीज को मैं ये भी बोल सकता हूं that mod x is less than equal to 1। mod x less than equal to 1 कल ही हमने प्रॉपर्टी, मतलब लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, इसका मतलब हुआ x की वैल्यू -1 से 1 तक हो सकती है, यानी कि x बिलोंग्स टू -1 to 1। तो डोमेन हो जाएगा कि आप -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू इसके अंदर रख सकते हैं, इसके बाहर नहीं रख सकते। जी एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस 2, ये करिए सॉल्व। एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। मॉड एक्स माइनस 2, तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इनकम्प्लीट आंसर है, सही है बट कंप्लीट नहीं। तो इस केस में भी वही कंडीशन लगाएंगे कि रूट के अंदर की क्वांटिटी हमेशा 0 है, 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, आप करेक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर मॉड एक्स 2 से बड़ा दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि डोमेन हो जाना चाहिए, यानी कि एक्स की वैल्यू हो जानी चाहिए
या तो 2 से बड़ी या तो -2 से छोटी। -2 से छोटी का मतलब है -∞ से -2, यूनियन 2 से बड़ी का मतलब है 2 to ∞। थर्ड, अब थर्ड के अंदर ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन should be greater than equal to 0. Also 4 minus mod x should not be equals to 0, ये भी ध्यान रखना। अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड की कंडीशन भाई ये भी बनेगी। फोर माइनस मॉड ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, जिसका मतलब ये है कि मॉड ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 4, मतलब एक्स की वैल्यू +-4 नहीं होनी चाहिए। अब ये सॉल्व करना है, 3 माइनस मॉड एक्स अपॉन 4 माइनस मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले तो कैसे करें सॉल्व, नोहा बताएगी ये कैसे करेंगे सॉल्व। 3 माइनस मॉड एक्स अपॉन 4 माइनस मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई रूट लगा हुआ है, डोमेन निकालना है। रूट की कंडीशन में पता है कि रूट के अंदर कोई भी चीज नेगेटिव नहीं रखी जा सकती। रूट को इनपुट नेगेटिव देंगे ही नहीं, जिससे कि आउटपुट कॉम्प्लेक्स नंबर आए ना, आउटपुट रियल नंबर ही रहे। बट इसे सॉल्व कैसे करें, नहीं लेकिन तेरे को तो अभी वो सीखने की जरूरत है, वेवी कर। वेवी कर नहीं आता तेरे को बिल्कुल, कोई आइडिया नहीं है तेरे को वेवी कर का। तूने पिछली क्लास में वेवी करके क्वेश्चन गलत करे, और इस क्लास में भी वेवी करके क्वेश्चन सारे गलत होते जाएंगे। वेवी करो हमारा बहुत पुराना टॉपिक था, जबकि भाई दोस्त देखो, जब भी आपने ना ये रैशनल फंक्शंस की इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है, देखो अब मैं ना सब चीजें डिस्कस कर चुका हूँ ये बहुत बहुत बार, तो आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी, या तो या याद रखनी पड़ेंगी, या आपको सुननी पड़ेंगी, वीडियोस देखनी पड़ेंगी, नोट्स घुमाने पड़ेंगे थोड़े, ऐसे नहीं काम चलेगा। रैशनल फंक्शन में, रैशनल फंक्शन का मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन, उससे लेस देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन 0, चारों में से कोई भी साइन लगाओ तो ये रैशनल फंक्शन की इनइक्वालिटी हो गई। रैशनल फंक्शन की इनइक्वालिटी हमेशा और हमेशा वेवी कर्व से ही सॉल्व होनी है। ये भी एक रैशनल फंक्शन की इनइक्वालिटी है, पहली बात। बस इसमें रैशनल फंक्शन में वेरिएबल एक्स नहीं है, मॉड एक्स है। इसका जो भी आंसर आएगा वो मॉड एक्स की टर्म्स में आएगा। या तो आप ऐसे समझ लो, या आप ऐसे समझ लो कि आप मॉड एक्स को थोड़ी देर के लिए वाई पुट कर दो, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 माइनस वाई अपॉन 4 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वाई के कोफिशिएंट दोनों जगह नेगेटिव है, दो नेगेटिव कोफिशिएंट है। आप ऊपर से नेगेटिव नीचे से नेगेटिव लेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ऊपर से नेगेटिव कॉमन निकालेंगे, नीचे से भी नेगेटिव कॉमन निकालेंगे, तो नेगेटिव नेगेटिव तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा y-3, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि आपने नेगेटिव कॉमन लिया है, नीचे बच जाएगा y-4। ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। दोनों जगह y के कोफिशिएंट पॉजिटिव, क्रिटिकल पॉइंट्स निकल गए सीधे, ऊपर वाले का 3, नीचे वाले का 4, इधर इंफिनिटी, इधर -∞। स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, मतलब बिल्कुल मेरा मन तो नहीं है बताने का, बट अगर किसी को पूछना हो तो पूछ लेना मुझसे अलग से। मैं खुद से तो नहीं बताने जा रहा हूँ ये बात कि क्यों हमने पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव रख रहे हैं, क्योंकि मतलब लगभग 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 45th या 40th क्वेश्चन हम कर रहे हैं वेवी कर्व का अपनी क्लास में।
ऐसा नहीं है फर्स्ट नहीं है, 40 प्लस क्वेश्चन है, मतलब 40 सवाल हम वेवी कर्व के अभी तक क्लास में लगा चुके, कम से कम बता रहा हूँ। ओके, वेवी कर्व इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए 40 सवाल लगाए हमने। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, यानी कि पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव वाला एरिया शेड कर दिया, यानी कि या तो y की वैल्यू 3 से छोटी होगी या फिर y की वैल्यू 4 से बड़ी होगी। सॉरी, या तो y 3 से छोटा होगा या फिर y 4 से बड़ा होगा। 3 से छोटा होगा, थ्री के साथ, सॉरी, एम आई ऑडिबल? यस सर। सो y, आइदर y इज लेस देन इक्वल टू 3, देखो यहां पे मैंने इक्वल्स टू लगाया, बट मैं 4 पे सिर्फ ग्रेटर देन लगाऊंगा। क्या आप इस बात को समझ गए क्यों? क्योंकि ये सेकंड कंडीशन ऑलरेडी लगी हुई है ना, और 4 रख देंगे अगर y को तो फिर तो डिनोमिनेटर ही 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 4 से बड़ी होगी या लेस देन इक्वल टू 3 होगी, और y तो था नहीं कुछ, एक्चुअली तो मॉड x ही था। इसके नीचे लिखना है जो मैं इधर लिखने जा रहा हूँ, तो या तो मॉड x लेस देन इक्वल टू 3 हुआ, जिसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू है -3 से 3 तक, या फिर मॉड x 4 से बड़ा हुआ, जिसका मतलब हुआ x की वैल्यू है -∞ से -4 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। तो अगर मैं कंबाइंड करूं सारे को तो आंसर होना चाहिए था -∞ टू -4 यूनियन -3 टू 3 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। ये कंप्लीट होना चाहिए था आंसर। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसका आंसर, इसका डोमेन -∞ टू -4 यूनियन -3 टू 3 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। हाँ जी, कोई बचा है इसने नहीं लिखा? प्लीज रेज योर हैंड। ओके, फिफ्थ होमवर्क के लिए घर से करना है, फोर्थ अभी करना है। फोर्थ में दिया गया है f(x) इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट के अंदर मॉड x माइनस एक्स। तो इनिशियली अगर हम बात करें तो रूट लगा हुआ है मॉड x माइनस एक्स पे, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होनी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए थी, बट क्योंकि ये डिनोमिनेटर भी है तो सिर्फ हमें इतनी कंडीशन लिखनी चाहिए कि ये वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 0 के बराबर नहीं हो सकती अब, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। यहां से क्वेश्चन शुरू होना चाहिए।
अब आप मेरे को आंसर बताएंगे इसका। फिफ्थ आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। अभी कुछ नहीं लिखना आगे का, फोर्थ क्वेश्चन पे ध्यान दो सिर्फ, और सोच के मेरे को आंसर बताओ इसका। एक हिंट मैं दे देता हूं, आप एक्स की वैल्यूज रख के जज भी कर सकते हो कि क्या कौन कौन सी वैल्यू। मॉड एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब मॉड एक्स एक्स से बड़ा होना चाहिए। किन वैल्यूज के लिए मॉड एक्स मतलब मॉड एक्स एक्स से बड़ा होगा, कौन सी वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए ऐसा होगा, ऐसे सोच सकते हो आप, एनालिटिकली सोचने की कोशिश करो। एनीवन? अच्छा, एक्स को पॉजिटिव रखो, बिल्कुल करेक्ट है। नो, गुड गुड। एक्स को अगर पॉजिटिव रखेंगे तो भाई मॉड एक्स और एक्स दोनों सेम ही तो आएंगे। एक्स को 4 रखा, मॉड एक्स भी 4 बना, एक्स भी 4 ही है। एक्स को पॉजिटिव कुछ भी रखूंगा, मॉड एक्स और एक्स में कौन सा फर्क है? तो मॉड एक्स की वैल्यू एक्स से बड़ी तो नहीं हो सकती, अगर एक्स पॉजिटिव है बराबर होगी, बड़ी नहीं होगी। भाई मैं एक्स को कुछ भी पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव वैल्यू रखता हूँ तो मॉड एक्स भी वही रहेगा और एक्स भी वही रहेगा, मॉड एक्स से क्या फर्क पड़ जाएगा। हाँ, अगर मैं एक्स को कुछ नेगेटिव रखता हूँ तो बिल्कुल देखिए मेरे पास मॉड एक्स बड़ा हो जाएगा एक्स से। जैसे कि एक्स को आपने रखा -4, -4 रखा तो ये वैल्यू बनी -4 और ये वैल्यू बन जाएगी 4। अब ये इससे बड़ा है, हाँ करेक्ट है बात। इनफैक्ट यहां से आपको समझ आ जाएगा एकदम से क्या हर नेगेटिव नंबर के लिए ये तो ट्रू है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू -infinity to 0, ट्रू फॉर ऑल नेगेटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर तो नहीं रख सकते, पॉजिटिव नंबर अगर कोई भी रखेंगे तो 0 बन जाएगा नीचे, तो नेगेटिव नंबर हमें रखना चाहिए। तो इसका डोमेन होगा -infinity to 0। इतना आप घर से करके लाएंगे। नेक्स्ट लिखिए, फाइंड द रेंज। हमें रेंज निकालनी है कुछ मॉडुलस फंक्शंस की। आसान ही काम है, कोई बड़ा काम नहीं है। पहले पहले वाला क्वेश्चन लिखिए, दूसरे में मैं अभी कुछ चेंज करूंगा। सिर्फ पहले वाला लिखिए, और पहले वाले का आंसर तो मैं पता ही है, मॉडेक्स। बताइए, आप ही बताओ मुझे, मॉडेक्स की वैल्यूज रेंज कहां से कहां तक होगी। भाई चैट पे लिख के आंसर नहीं देना है, बोल के आंसर दे सकते हैं आप क्लास में, कोई इश्यू नहीं। फटाफट, हमें ये बहुत इजी क्वेश्चंस कर रहे हैं भैया, आप मेरे को फटाफट बता दीजिए आंसर क्या पहले क्वेश्चन में। रेंज बोले तो आउटपुट क्या मिलेगा, क्या क्या मिल सकता है मॉडेक्स के केस में। इसकी रेंज हमने लिखी हुई थी। अच्छा भेजो, चैट पे भेजो। जल्दी नहीं करना चाहते काम, जो जल्दी हो सकता है काम। भाई मॉडेक्स की रेंज तो हमें पता ही है यार दोस्त, कल ही लिख के गए हैं क्लास में, कैसी बात कर रहे हो यार।
तो क्लास में 3 बार लिख चुके हैं मॉड एक्स के बारे में, तो शुरुआत में 2 बार लिखा, 1 बार अभी लिखा। नहीं हमजा, हमजा मॉड एक्स नेगेटिव वैल्यू दे देगा? मॉड नेगेटिव कब आएगा? मॉड का तो काम ही है पॉजिटिव देना सारी वैल्यूज को, पॉजिटिव बताना। और हमजा जीरो भी हो सकता है, देख क्यों नहीं हो सकता? एक्स को जीरो डाल, वाई की वैल्यू जीरो ही तो आएगी। तो इसकी रेंज तो 0 टू इंफिनिटी। आप x को 0 रखेंगे 0 आ जाएगा आंसर, आप x को 1 रखेंगे 1 आएगा, 0.2 रखेंगे 0.2 आएगा, जितना बड़ा करते जाएंगे x को उतना ही बड़ा आएगा। और यही आंसर सारे के सारे यही आंसर्स नेगेटिव वाले पे भी आ रहे होंगे। मतलब जो आंसर 1 पे आया वो -1 भी देगा, जो 2 पे आया वही -2 देगा, जो 1 लाख पे आया वही -1 लाख पे भी आएगा आंसर। तो किसी भी मॉड की रेंज 0 से लेके इंफिनिटी तक होती है। इसीलिए देखो मैंने अभी दूसरा क्वेश्चन लिख के छोड़ दिया, मैंने आपसे ये लिख के छोड़ दिया मॉड ऑफ x प्लस 3। मॉड ऑफ x प्लस 3 की अगर हम बात करें, मॉड ऑफ x प्लस 3 की रेंज क्या होगी? इसकी भी सेम रेंज होगी 0 से इंफिनिटी। हाँ बस ये फर्क होगा कि ये किसी और x पे 0 दे रहा होगा, जैसे कि ये -3 पे 0 देगा हमें, वो 0 पे ही 0 दे रहा था, है ना? बट उससे क्या फर्क पड़ रहा है? रेंज तो वही रहेगी। मॉड ऑफ x प्लस 3 भी 0 से लेके इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन नहीं था आपके लिए। अब क्वेश्चन ये है, इससे पहले मैंने माइनस लगा दिया, आप बता सकते हैं? तो मॉड के अंदर तो कुछ भी क्वांटिटी हो, एक सेकंड, मॉड के अंदर तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो, बस सॉरी, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो, उसके अलावा अगर लीनियर एक्सप्रेशन है, तो लीनियर एक्सप्रेशन तो आपको 0 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी दे देगा। तो मॉड ऑफ x प्लस 3 का आंसर आपको पता है, चलो मेरे साथ ही करो। मॉड ऑफ x प्लस 3 हमें पता है जी, 0 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यू दे सकता है। आप क्या चाहते हो? माइनस टाइम्स इसका आंसर बताएं। इनइक्वालिटी आती है भाई, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये तो रहेगा 0, ये हो जाएगा ये बन जाएगा ये बन जाएगा ये। यानी कि अगर माइनस टाइम्स कर दें इन्हीं सारी वैल्यूज को, तो माइनस इंफिनिटी से लेकर 0 तक कोई भी वैल्यू ले सकता है। इस बार ये कभी पॉजिटिव वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि इससे पहले नेगेटिव लगा दिया आपने पूरे मॉड से। थर्ड, क्या इसका आंसर बता सकते हैं? सारे मॉड की रेंज इनइक्वालिटी की हेल्प से बहुत इजीली निकाली जा सकती है। अगर आप एक बात समझ जाएंगे, मॉड मॉड्यूलस के अंदर कुछ भी हो, डजेंट मैटर, मॉड्यूलस 0 से इंफिनिटी तक सारी वैल्यूज ले सकता है। तो मॉड ऑफ x प्लस 1 भी 0 से इंफिनिटी तक ही होगा। आपने उसमें 7 जोड़ा, तो यानी कि ये पूरी वैल्यू 7 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। मॉड वाले एक्सप्रेशंस की रेंज निकालने के लिए आपको सबसे पहला काम यही करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसकी रेंज के लिए हम क्या करें? इसकी रेंज के लिए जी हम ये कर सकते हैं कि स्टार्ट करें मॉड ऑफ x प्लस 1 से, ये वैल्यू 0 से लेके इंफिनिटी तक होगी। हमें किसकी निकालनी है? हमें इसमें तीनों, इसमें 7 ऐड करना है, तो 7 ऐड कर दो तीनों तरफ। इंफिनिटी में 7 ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंफिनिटी रहेगा। 0 में 7 ऐड करोगे 7 बन जाएगा, इसमें 7 ऐड करोगे fx बन जाएगा। एडिंग 7 ऑन बोथ, एडिंग 7 ऑन ऑल साइड्स, ये बनेगा 0 प्लस 7 7, यहाँ पे 7 ऐड करेंगे ये बनेगा fx, यहाँ पे 7 ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, इंफिनिटी रहेगा। यानी कि इसकी रेंज होगी 7 से लेके इंफिनिटी।
मुझे हटा सकते हैं इसको। ओके, चलो फिर दो चीजों की रेंज, दो और रेंज निकलवानी है आपसे। इसमें आप थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। अब आपसे पूछ लिया किसी ने मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की रेंज कहां से कहां तक है, तो भैया मॉड के अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। जब लीनियर था तो तब हम, सपोज ये था, तो तब हम सारी वैल्यूज ले सकते थे इसमें, जो चाहे लेने को, तो अभी भी एक्स की सारी वैल्यूज ले सकते हैं। पर अंदर वाले एक्सप्रेशन की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है तो उस पर डिपेंड करता है। लीनियर एक्सप्रेशंस की तो रेंज ही माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होती है, तो मॉड लगाया तो जीरो से इंफिनिटी हो जाता है इनका आंसर। क्वाड्रेटिक में ऐसा नहीं होता है। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो पहले तो आपको अंदर वाली वैल्यूज की रेंज निकालनी पड़ेगी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के बारे में सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन में लगाइए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो उस केस में अब तक आपको ये याद हो जाना चाहिए, वन, वन का हाफ, वन बाई टू, वन बाई टू का स्क्वायर ऐड और वन बाई टू का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। करने के बाद एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री बाई फोर, ये बनता है। ये कई बार बना चुके हैं इसको भी हम, आप बना के भी देख सकते हैं। ये बनेगा। अगर ये बन रहा होगा तो यानी कि इस पूरे की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की वैल्यू थ्री बाई फोर से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, क्योंकि स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू होती है जीरो। ये जीरो, तो ये पूरा का पूरा थ्री बाई फोर। अदरवाइज ये कुछ ना कुछ वैल्यू देगा तो थ्री बाई फोर में ऐड ही होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री बाई फोर एंड लेस देन इंफिनिटी। तो अगर इसका मॉड लेंगे तो इसका मॉड भी थ्री बाई फोर से लेके इंफिनिटी के बीच में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज है, तो मॉड लेने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मॉड ऑफ इंफिनिटी विल बी इंफिनिटी, मॉड ऑफ थ्री बाई फोर विल बी थ्री बाई फोर। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन, तो रेंज हो गई इसकी ऊपर वाले की, तो थ्री बाई फोर से इंफिनिटी। जहां भी कहीं डाउट हो प्लीज प्लीज फील फ्री टू आस्क। नहीं पूछेंगे तो आपका ही लॉस है, इसलिए कह रहा हूं। आप कहीं भी अगर आपको डाउट आता है प्लीज पूछ लीजिए, कोई परेशानी नहीं। तो इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है फिर। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन, इसकी रेंज कहां से कहां तक होगी। और फिर बाद में हम निकालेंगे इसकी रेंज कहां से कहां तक होगी, लास्ट क्वेश्चन। पहले आप मुझे इसका आंसर बताइए। तो पहले अंदर वाली क्वाड्रेटिक को देखो, उसकी रेंज क्या है, उसके बाद उस पर मॉड लगाएंगे। और क्वाड्रेटिक की रेंज देखने के लिए मेथड लगाओ। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स के साथ कुछ ऐसा जोड़
हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 निकली रेंज इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। काफी प्रॉब्लम है यार। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 कर दो, तो माइनस वन के साथ जाके -2 बन जाएगा, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बना। -2, यानी कि यहां से मैं ये बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 की वैल्यू -2 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, क्योंकि -2 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अब इस पर मोड लगाना है यार अपन। तो इसका मतलब मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, इन सारी वैल्यूज को -2 को 2 बना देगा, पर -2 से और इन्फिनिटी के बीच में कहीं ना कहीं जीरो भी तो आ रहा होगा, तो ये मिनिमम वैल्यू तो अभी भी अपनी जीरो ही देगा, मैक्सिमम इस बार इन्फिनिटी होगी, यानी कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का आंसर 0 से इन्फिनिटी तक ही होगा। नेक्स्ट, एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड एक्स माइनस 1। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, बट मॉड में क्वाड्रेटिक है, मॉड एक्स में क्वाड्रेटिक, एक्स में क्वाड्रेटिक नहीं है इस बार। मैं एफ एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि मॉड एक्स का होल स्क्वायर करो या एक्स का होल स्क्वायर करो, दोनों का आंसर एक्स स्क्वायर ही आता है, प्लस 2 टाइम्स मॉड एक्स, फिर से प्लस 1 माइनस 1 कर दे रहा हूँ, तो ये बन जाएगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर -2। ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया आपको क्योंकि ये 6th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन देखने में एक जैसा लगता है। अब यहां से हमें लगता है आंसर -2 से इन्फिनिटी तक होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर की तो मिनिमम वैल्यू 0 है, बट नहीं, स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 तब जब उसके अंदर आप 0 बना पाओ, इसको तो 0 आप बना ही नहीं सकते, क्योंकि मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव है। तो जब मॉड एक्स का क्वाड्रेटिक बन रहा हो, जब मॉड एक्स का क्वाड्रेटिक बन रहा हो, तब हम क्या करें, तब हमें वैसे तो ऐसे शुरू करना चाहिए कि भैया अब हमें पता है मॉड एक्स की, अब हम मॉड एक्स से शुरू करें और इस पूरे फंक्शन को बनाते हैं जो सामने लिखा हुआ। मॉड एक्स होता है 0 से लेके इन्फिनिटी तक, तो मॉड एक्स प्लस 1 होगा 1 से लेके इन्फिनिटी तक, अगर इसका स्क्वायर करूं तो वो भी होगा 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और उसमें से -2 करूं तो मुझे एफ एक्स की रेंज मिल जाएगी। इसका स्क्वायर करो तो इसका स्क्वायर भी होगा 1 से लेके इन्फिनिटी तक ही, उसमें से -2 करो
यानी कि रेंज जो हो गई ऊपर वाले फंक्शन की होगी -1 से लेके इन्फिनिटी तक। ये निकाली हमने मॉडुलस फंक्शंस की रेंज। तो ये था हमारा मॉडुलस फंक्शन। अब आपको मैं स्पेशल फंक्शंस में और 3 तरीके के फंक्शंस पढ़ाऊंगा। एक तो था मॉडुलस फंक्शन, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, जो भी बचा है प्लीज रेज हैंड। ओके, in that case second type of function is signum function। सिग्नम फंक्शन मॉड की तरीके का ही होता है। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, सिग्नम फंक्शन को SGN, सिग्नम ऑफ समथिंग, लाइक सिग्नम ऑफ एक्स। सिग्नम ऑफ एक्स का मतलब है मॉड एक्स अपॉन एक्स, या एक्स अपॉन मॉड एक्स when x is not equal to 0। जनरली इसे ले लेते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं वैसे तो आप, पर जनरली इसे ले लेते हैं when x is not equal to 0, क्योंकि अगर x 0 हो जाता है तो डिनोमिनेटर ही हमारा 0 बन जाएगा। और 0 लेते हैं इसकी वैल्यू when x is equals to 0। तो डिफाइन ही ऐसे करा जाता है। बट इंपॉर्टेंटली सिग्नम आप किसी भी चीज का लिख सकते हैं। लेट्स से आपने लिखा सिग्नम ऑफ साइन एक्स। सिग्नम ऑफ साइन एक्स का मतलब है मॉड साइन एक्स अपॉन साइन एक्स। आपने लिखा सिग्नम ऑफ एफ एक्स। सिग्नम ऑफ एफ एक्स का मतलब है मॉड एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। सिग्नम फंक्शन का मतलब ये है कि आप जिस पे भी सिग्नम लगा रहे हो, ऊपर उसी चीज को मॉड में लिखो और नीचे उसको एज इट इज लिख दो। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि मॉड एक्स की वैल्यू तो या तो एक्स होगी या तो -x होगी, और नीचे भी वही लिखा हुआ है एक्स। ऐसी मॉड साइन एक्स को ओपन करेंगे या तो मॉड साइन एक्स ओपन होगा या तो माइनस साइन एक्स ओपन होगा। साइन एक्स ओपन होगा तो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स 1 बन जाएगा, माइनस साइन एक्स ओपन होगा तो माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स -1 बन जाएगा। तो इसी तरीके से हम सिग्नम ऑफ एक्स के आंसर भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ एक्स के आंसर। तो हमें पता चल चुका है मॉड एक्स अपॉन एक्स है या 0 है। जब x 0 नहीं है तो या तो पॉजिटिव होगा x या तो नेगेटिव होगा। जब पॉजिटिव होगा तो मॉड एक्स खुलेगा x की तरफ, तो आंसर आएगा 1। जब x 0 होगा तो आंसर आएगा 0। ये तो ऑलरेडी डिफाइन करके दिया गया आपको। जब x नेगेटिव होगा तो मॉड एक्स खुलेगा -x की तरह, यानी कि आंसर आ जाएगा -1। तो सिग्नम फंक्शन की रेंज फिक्स है। सिग्नम फंक्शन के आंसर्स 0, 1 या -1 ही आ रहे होंगे इन एवरी केस। ये होता है सिग्नम फंक्शन आपके पास, हर सिग्नम फंक्शन ऐसे ही दिखेगा आपको।
अगर इनके डोमेन की बात करी जाए कोई दिक्कत नहीं जी, आप जो चाहे पुट कर सकते हैं। जीरो पुट कर नहीं सकते थे, पर जीरो पे भी आंसर आपको दे दिया। जीरो पे अपनी तरफ से डिफाइन कर दिया फंक्शन को। तो इन सबका डोमेन सिग्नम फंक्शंस का ऑल रियल नंबर, और रेंज अ सेट ऑफ थ्री नंबर्स। या तो आंसर -1 आएगा, या तो आंसर 0 आएगा, या तो आंसर 1 आएगा। हाँ जी, आगे बढ़े। ग्राफ देखिए जरा सिग्नम फंक्शन को। ओके, ये वैल्यू है 1, ये है -1, और 0 पे वैल्यू होगी ये 0। जब x पॉजिटिव तो आंसर 1 पूरा टाइम, जब x नेगेटिव तो आंसर -1 पूरा टाइम, और जब x 0 तो आंसर इज ऑल्सो 0। इस तरीके का ग्राफ सिग्नम फंक्शन का बनेगा। अगर इसके नेचर की बात करूं, तो डिसकंटिन्यूअस है भाई। देखो एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, पहले ये बनाया, फिर पेन उठाना पड़ा, फिर उस पर पूछे। सो दिस इज discontinuous discontinuous at x is equals to 0, ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है एक तरीके से। इसको हम पीसवाइज कांस्टेंट फंक्शन भी बोल देते हैं। पीसवाइज कांस्टेंट फंक्शन भी बोल देते हैं, साथ साथ ऑड फंक्शन होगा। ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। जो ग्राफ पहले क्वाड्रेंट में है, ध्यान से देखो, वही ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में भी है। बस इसमें और कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आपको इतनी बात जानने की जरूरत है कि सिग्नम को लिखते कैसे हैं। हर सिग्नम का ग्राफ ऐसे ही बनेगा। हाउ टू राइट अ सिग्नम फंक्शन as well as how to draw the graph of a signum function. ओके, अब एक और बात। अगर हमारे पास कोई भी वेरिएबल होता है तो हम उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। एक, उसका इंटीग्रल पार्ट,
एंड दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट। पहले तो आप समझ लीजिए क्या कह रहे हैं यहां से। मान लीजिए हमारे पास कोई x की हमने वैल्यू ली, ठीक है, x हमारे पास कोई वेरिएबल है, हमने x की कोई वैल्यू ली, तो x की वैल्यूज तो हम बहुत ले सकते हैं। लेट्स से मैं 2.3 लेता हूँ x की वैल्यू, तो 2.3 को जो भी आप x की वैल्यू ले रहे हो, जो भी वेरिएबल की वैल्यू ले रहे हो, उसको दो दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, दो पार्ट्स में break कर सकते हैं। Now these parts are, first part represents the integral value of that variable, and second part represents the decimal value of that number. Let's say you took 2.3, तो 2.3 दो हिस्सों से मिलकर बना है 2 एंड 0.3, ये इसका इंटीग्रल पार्ट है 2, और 0.3 इसका डेसिमल वाला पार्ट है। टू पॉइंट थ्री अगर हमारे पास नंबर था तो 2 उसका इंटीग्रल पार्ट है, 0.3 उसका डेसिमल पार्ट है, ठीक है जी, या फ्रैक्शनल पार्ट है। तो x को, किसी भी चीज को हम जैसे दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, उसके इंटीग्रल और उसके फ्रैक्शनल पार्ट में। ये दो अपने आप में एक अलग अलग तरीके के फंक्शन, हम इन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ जरा, इस चीज को आप लिख लो हैशटैग के अंदर, ये इंपॉर्टेंट बात है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल दो जरा, मैं डाल रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। greatest integer function, floor function. Just give me 2 minutes. हाँ जी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर फ्लोर फंक्शन, तो ये फंक्शन इस फॉर्म का ही होता है। ये जो ऊपर आपने अभी इंटीग्रल पार्ट लिखा है ना, यही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। वी राइट इट एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, सॉरी राइट इट एज लाइक दिस कि बिग ब्रैकेट्स के अंदर आपने एक्स बंद कर दिया, बट वी रीड इट एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, GIF ऑफ एक्स। ये वो गिफ्ट नहीं है भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। अब सबसे पहले तो हम
आप एक बार इसको समझ लो मेरे साथ। ये इधर का हटा सकता हूँ राइट से, इसे तो नहीं हटा रहा, तो मुझे जरूरत पड़ेगी ग्राफ की। आइए अब मैं आपको निकालना सिखा दूं इसको। इसका काम क्या है, जैसे कि जैसे आपने मॉड समझा, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का काम क्या था? मॉड्यूलस का काम था किसी भी वैल्यू को पॉजिटिव बनाना, है ना। आप उसके अंदर कोई भी इनपुट देंगे, वो उसे पॉजिटिव बना के भेजेगा। ऐसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम ये है कि ये आप इसको कोई भी इनपुट देंगे, ये इंटीजर ही आंसर देगा। आप इसे कोई भी इनपुट दो, ये इंटीजर ही आंसर देगा। इसका काम है ये इसका फंक्शन है। तो कर कैसे रहा है जी ये ऑपरेट? ऑपरेट ये ऐसे कर रहे हैं कि आप इसके अंदर अगर देखिए सपोज आप इसके अंदर इंटीजर रखते हैं, पहले तो सबसे पहली बात, अगर आपने इसके अंदर रखी इंटीजर दिया तब तो कोई बात ही नहीं। आपने इंटीजर रखा तो इसने कहा भैया ये तो खुद ही इंटीजर है, मैं क्या करूं इसमें? मेरा काम तो इंटीजर बनाना था ना। अब आपने मुझे इंटीजर ही दे दिया अगर, तो मेरे तो हद की बात, मतलब मैं इसमें कुछ कर ही नहीं सकता, मेरी नीड ही नहीं है। तो अगर आप इसके अंदर कोई भी इंटीजर रखेंगे, ये एज इट इज उस वैल्यू को बाहर दे देगा। जैसे मॉड्यूलस के अंदर आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखते थे, वो एज इट इज बाहर दे दिया करता था। इन द सेम वे अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर कोई इंटीजर रखेंगे, वो एज इट इज उसको बाहर दे देगा। अब बात करते हैं अगर ये कोई डेसिमल वाला नंबर हम इसके अंदर रखते हैं, तो अगर हम कोई डेसिमल वाला नंबर इसके अंदर रखते हैं तो ये क्या करेगा, ये उससे जस्ट छोटा जो भी इंटीजर होगा वो आंसर दे देगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपने 3.4 रखा, तो ये 3 दे देगा। 3.4 से छोटा इंटीजर 3 है। आपने इसके अंदर 7.2 रखा, ये 7 दे देगा। तो अगर आप 10.6 रखेंगे तो क्या देना चाहिए आंसर? करेक्ट है आंसर। अभी आप लोग भी समझ लीजिए जरा, सिद्रा, नोवा एंड डेविड, ये क्या कर रहा है, इसकी फंक्शनिंग क्या है? इसकी फंक्शनिंग ये है कि ये आंसर आपको इंटीजर देगा। आप इसके अंदर कुछ भी वैल्यू रखेंगे, लेट्स से आपने रखा 4.6, तो ये आंसर देगा 4.6 से जस्ट छोटा इंटीजर जो आएगा। आप 4.6 से चले 4.5, 4.4, 4.3, अभी तक कोई इंटीजर नहीं आया। 4.2, 4.1, 4.01, 4 आया ना इंटीजर 4.6 से नीचे आते हुए। 4 के बाद आएगा तो 3 भी आएगा, तो 2 भी। पर ये पहला जो जस्ट छोटा, बार बार मैंने बोला, जस्ट छोटा जो इंटीजर होगा ये वो वैल्यू दे देगा। 4.6 का जीआईएफ बन जाएगा। तो ऐसे ही 1.29 का जीआईएफ क्या होगा यार? 1.29 ऐसा मतलब सिद्रा करेक्ट है, हमजा करेक्ट है, डेविन, नोहा वाई टू, टू क्या 1.29 से छोटा है? ये तो छोटे वाला इंटीजर आंसर देगा ना। 1.29 से तो 2 बड़ा है ना। तो ये क्यों देगा यार 2 आंसर? 1 देगा ये। तो 1.29 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा 1। अच्छा, -1.43 का क्या होगा? -1.43 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा?
नोहा करेक्ट है, हमजा करेक्ट है, सिद्रा एंड डेविन गलत है, डेविन, सिद्रा -1.43 का GIF। अच्छा यार देखो, तुम इसे बहुत सारे तरीकों से देख सकते हो, बट अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो भाई रियल नंबर से देख सकते हो। -∞ से लेके इंफिनिटी के बीच में हमारे पास सारे रियल नंबर्स होते हैं। यहाँ पे होगा कहीं -1, यहाँ पे होगा कहीं -2। भाई आप देखो ना, आपका नंबर कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा है। -1.43 कहीं आ रहा होगा यहाँ पे -2 से -1 के बीच में। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब इससे जस्ट छोटा इंटीजर, इससे जस्ट छोटा इंटीजर यानी कि लेफ्ट साइड पे चलो, छोटा चाहिए तो लेफ्ट साइड पे चलते हैं। तो -2 है इससे छोटा इंटीजर, ना कि -1। देखने में ही लगता है मैं इससे कि इसका आंसर -1 लिख दो। क्यों लगता है देखने में? क्योंकि 4.6 का 4 लिख दिया था डायरेक्ट। यहाँ पे इसका इंटीग्रल पार्ट दिखाई दे रहा था 4, जो कि आंसर भी 4 ही आया। 1.29 में आंसर आया 1। बट जैसे -1.43 में गए पहुंचे तो देखने पे तो लगा -1 होना चाहिए इसका GIF, बट -1 नहीं होगा, इट वुड बी -2। -1.43 से जस्ट छोटा इंटीजर, -1.43 से जस्ट छोटा इंटीजर होगा -2, ना कि -1। -1 तो बड़ा इंटीजर है -1.43 से, बड़ा नहीं चाहिए भाई। बड़ा नहीं चाहिए हमें, हमें छोटा इंटीजर चाहिए उससे, तो जस्ट छोटा इंटीजर है। -1.43 से जस्ट छोटा इंटीजर होगा -2। ओके, ये तो बस मैं अभी आपको निकालना सिखा रहा था। अब आप जरा इसकी कुछ छोटी मोटी डेफिनेशंस लिख लीजिए। लिखिए बाय डेफिनेशन, इसके अंदर बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स को ऐसे लिख देते हैं जैसे मैंने अभी लिख के दिखाया, सिंबल्स के साथ लिख के दिखाओ। बाय डेफिनेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स also known as also known as integral part function, also known as integral part function, comma, is equal to greatest integer, is equal to greatest integer less than or equal to x, is equal to greatest integer less than or equal to x, greatest integer less than or equal to x। मतलब यही कह रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली जो भी आपको बात समझाई गई है कि भैया पहली बात तो इसका नाम इंटीग्रल पार्ट फंक्शन भी बोल दिया जाता है, और इसकी वैल्यू होती है वो सबसे बड़ा इंटीजर जो x से छोटा या x के बराबर हो, यानी कि x से जस्ट छोटा इंटीजर। और अगर x इंटीजर है तो एज इट इज बाहर आ जाएगी वैल्यू। इसके बाद आगे लिखिए इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोर फंक्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोर फंक्शन। क्यों बोलते हैं फ्लोर फंक्शन, अभी मैं दिखाऊंगा। इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोर फंक्शन। इसके बाद आप ये 3 एग्जाम्पल लिख लो।
पहले तो ये निकाल के दिखा दो इनको जरा कि हाँ जी हमें पता है कैसे निकालते हैं। यहाँ तक लिखे आओ सभी में तो बोलूंगा, अदरवाइज कोई बच्चा है तो प्लीज दीजिएगा। लिखिए इन जनरल अगर x की वैल्यू n से लेके n+1 तक है, जहां पे n कोई इंटीजर है, x की वैल्यू n से लेके n+1 तक है और n क्या है, इंटीजर है, यानी कि x किसी एक इंटीजर, दो इंटीजर्स के बीच में है, हमें ये पता है। कौन से दो इंटीजर्स हैं, कोई से भी हो, हमें नहीं मतलब इस बात से। जैसे x 3 से 4 के बीच में है, कुछ 3 भी हो सकता है, 4 3 से लेके 4 तक कुछ भी हो सकता है, बस 4 के बराबर नहीं होगा। तो इन सारे केसेस में अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x निकाल रहे हैं तो वो n आ जाएगा, छोटे वाला इंटीजर जो x से जस्ट छोटा इंटीजर है। दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू n। अब सबसे जरूरी बात तो पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। अपन बनाएंगे इसका ग्राफ, कि ग्राफ मतलब कि कैसी कैसी वैल्यू जिसकी आ रही होंगी, और ग्राफ से आप काफी हद तक इसको कॉम्प्रिहेंड करना भी सीख जाएंगे। चलिए जी, ग्राफ बनाते हैं। एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे, आंसर क्या आएगा? देखो भाई फटाफट मेरे को चैट पे नहीं, वैसे ही आंसर देने पड़ेंगे बोल के तुम्हें। यार तुम्हें पढ़ाते हुए नींद आने लगी है, ऐसा मत करो, आंसर देना शुरू करो चलो। एक्स की वैल्यू हमने रखा 0, वाई क्या मिला? वाई बेसिकली, वाई का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिली? तो जीरो ही हमजा रहेगा। बता दे यार। हाँ 0 ही आएगा, राइट। 0.2 पे क्या आएगा? तो जीरो। 0, 0 ही आएगा, है ना। 0.56 पे क्या आएगा? तो जीरो। 0। 0.99 पे क्या आएगा? तो जीरो रहेगा। 1, 1 पे। तब वन पे वन आएगा। ठीक है, तो देखो ये मैं मार्क कर दे रहा हूँ कुछ पॉइंट्स ना। चलिए, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच थी तो y इज नथिंग बट 0, x 0 तो y भी 0, और यहां से लेके 1 तक पूरा टाइम 0 रहे। जैसे ही मैंने x की वैल्यू रखी 1, y की भी वैल्यू आ गई 1। इस पे ये मैंने फिर देखो ब्लैंक ब्रैकेट लगाया, ब्लैंक डॉट लगाया हुआ है। जैसे ही x को रखा 1, y भी आ गया 1, और y को रखा, फिर x को रखा 1.1 तो भी y 1, मतलब वैल्यू 1 ही आएगी। 1.7 रखूंगा तब भी 1 ही आएगी। 1.99 तक फिर से 1 ही आएगी वैल्यूज। जैसे ही x को 2 रखूंगा फिर बदल जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी।
फिर 3 तक 2 ही रहेगा। जैसे 3 रखूंगा x को तब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 आएगा, यानी कि तब फिर से वैल्यू बदलेगी। फिर 3 से 4 तक वही रहेगी। इसको स्टेप वाइज फंक्शन भी बोल देते हैं, स्टेप वाइज फंक्शन, क्योंकि ये देखो ये स्टेयर्स बन रही है इसमें, ऐसी नीचे भी ऐसे ही रहता है भाई। स्टेयरकेस फंक्शन। अब हमने इसको फ्लोर फंक्शन क्यों बोला? फ्लोर फंक्शन इसलिए बोला क्योंकि ये सब आके नीचे गिर गया फ्लोर पे। x की वैल्यू 0 से 1 के बीच थी पर नीचे आके गिर गई, मतलब 0.88 भी 0 पे आके गिर गया। तो सब चीजें नीचे आके गिर रही है। 1 से 2 के बीच की वैल्यू 1 पे आके गिर गई। ऐसी 2 से 3 के बीच की, ऐसे समझो 2 से 3 के बीच की वैल्यू ये थी, ये बढ़ती जा रही है पर नीचे आके गिर गई, सब सब नीचे आ गई, फ्लोर पे आ गई। इसलिए इसको फ्लोर फंक्शन बोला जा रहा है। इसका ग्राफ होगा ऐसा। और देखो ग्राफ हर कितनी जगह डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस से डिसकंटिन्यूअस है तो ग्राफ हर बार टूट जा रहा है, हर बार टूट जा रहा है। कहां पे टूट रहा है, कहां पे ब्रेक हो रहा है ग्राफ? देखो डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं ग्राफ, हर इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। 1 पे भी डिसकंटिन्यूअस हुआ, 0 पे भी हुआ, 1 के इधर ऊपर है ग्राफ, 1 के इधर नीचे है, 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे है, 1 के राइट हैंड साइड पे ऊपर है, 2 के लेफ्ट हैंड साइड पे इधर ही है, ये वाला ये है ग्राफ, और 2 के राइट हैंड साइड पे ये है ग्राफ। तो हर इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। तो आप लिखते हैं इसके नेचर के बारे में, पहले आप ये पूरा ग्राफ बना लो प्रॉपर। डोमेन, डोमेन में कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं, इसकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है अपनी, ये नहीं कह रहा कि जी आप ये नहीं रख सकते, आप वो नहीं रख सकते, जो चाहे रखो, इससे कोई दिक्कत नहीं। इसका कोई पर्सनल डोमेन नहीं है ऐसा। रेंज हमेशा सिर्फ इंटीजर्स, आंसर सिर्फ इंटीजर्स ही देगा, आउटपुट सिर्फ इंटीजर्स ही देगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में कुछ कमेंट नहीं करा जा सकता इसके, क्योंकि कांस्टेंट भी है, इंक्रीजिंग भी है। हाँ जिसको हटा दे, ओके। तो सबसे पहली चीज तो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स, कोई परेशानी नहीं है जी, इसको तो जो आपने रखना है रख लो। ग्रिड जीआईएफ की कोई कंडीशन नहीं है डोमेन की अलग से। रेंज सिर्फ इंटीजर्स। जेड अगर नेचर की बात करें, इवन ऑड कुछ नहीं है, नाइदर इवन नॉर ऑड। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कोई कमेंट नहीं करा जा सकता, तो नेचर बचा सिर्फ एक डिसकंटिन्यूटी वाला। डिसकंटिन्यूअस है, ग्राफ टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है ग्राफ बार बार। पहले एक लाइन बनती है सीधी, फिर ब्रेक हो जाता है, फिर ऊपर दूसरी लाइन बनती है सीधी। डिसकंटिन्यूअस। और कहां पे है डिसकंटिन्यूअस? सारे की सारी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स पे, मतलब एक्स की वैल्यूज पे ही देखा जाता है ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूअस, एक्स हमारा डोमेन है मतलब।
तो डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स। अब आती है भाई इसकी प्रॉपर्टीज। ये जो दो चीजें अभी आप पढ़ने वाले हो ना, फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फोड़ देंगे पूरे फंक्शन को जितना तुमने पढ़ा है। बहुत डिटेल में फंक्शन पढ़ाया मैंने तुम्हें, मतलब मैंने तुम्हें हर एक पर्टिकुलर फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन के डोमेन और रेंज निकालने के मेथड बताए हैं, और सब पे 10-10 12-12 क्वेश्चन कराए हैं। पूरे चैप्टर में लोग 10-12 क्वेश्चन कराते हैं, और मैं तुम्हें करा चुका हूँ ऐसे लगभग पूरे चैप्टर में 100, 150, 200 सवाल। इतने तो तुम्हें करने होते हैं, ये तो मैं ही करा चुका हूँ, क्योंकि ये चैप्टर डिटेल में पढ़ने की जरूरत है हमें। और मुझे ऐसा लगता है, व्हाट इज माय ओपिनियन राइट नाउ इज के कोई फायदा नहीं हुआ इतना पढ़ाने का। अब ये तुम मुझे गलत करो तो आई वुड बी रियली हैप्पी। तो मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, कि कोई फायदा नहीं हो रहा तुम्हें इतना पढ़ाने का। मुझे तो मेहनत नहीं कर रहे हो तुम, अभी तक भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस की रेंज ही नहीं निकाल पा रहे हो। 70 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज के हम कर चुके हैं क्लास में अभी तक सॉल्व। खैर जी, ये तो आपकी चॉइस है, मैं तो पढ़ाना चाहता था आपको अच्छे से, मुझे लगा आप कर सकते हो शायद, तो शायद मैं गलत जज कर गया तुम्हें। अभी तो प्रॉपर्टीज इस पे चलते हैं। अब ये लास्ट 2 टाइप के फंक्शन बचे हैं आज, इसकी प्रॉपर्टीज तो हम खत्म कर ही रहे हैं। फ्रैक्शनल पार्ट छोटा है, ये बड़ा था। तो पहली चीज तो अगर पहली प्रॉपर्टी से पहले, प्रॉपर्टी पहले लिखने से पहले पहले ये लिख लीजिए, इफ n इज एन इंटीजर, if n is an integer and x is any real number and x is any real number between n and n plus 1, n और n plus 1 के बीच का कोई नंबर है x, या n के बराबर भी हो सकता है, n plus 1 के बराबर नहीं होगा। चलिए अब हम आपको, मतलब इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कुछ कुछ चीजें इनसे यूज हो सकती हैं, इसलिए आपको शुरुआत में ये इन्फॉर्मेशन देती है। पहली चीज, अगर आप किसी भी नेगेटिव इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल रहे हैं, तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि माइनस बाहर निकाल लो और नॉर्मल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल लो। वैसे तो इस बात का कोई पॉइंट नहीं है, ये कहना चाह रहा है -4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -4 ही रहेगा। मोटी सी बात ये है, कोई भी वैल्यू अगर इंटीजर है हमने अंदर रखी, तो वो बाहर भी एज इट इज निकल के आ जाएगी। अगर अंदर कुछ x है और उसके साथ आपने कोई इंटीजर जोड़ा, आपने किसी भी वेरिएबल वैल्यू के साथ अंदर इंटीजर जोड़ा, तो उसको आप बाहर निकाल सकते हैं इससे। एक सेकंड रुको, इस प्रॉपर्टी से पहले पहले ये लिखो। सबसे पहली चीज तो x प्लस वाई को अगर आप लिख रहे हैं, कोई दो नंबर आपने लिखे GIF के अंदर, ये GIF का साइन है, बड़े वाले ब्रैकेट। ऑल्दो आपको हर बार बताया जाएगा जब भी बड़े वाले ब्रैकेट्स लगेंगे कि भाई बड़े वाले ब्रैकेट्स, दीज बिग ब्रैकेट्स सिग्निफाइज GIF, आपको हर बार बताया जाएगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। आप ये मत अपनी तरफ से मत करना कहीं भी कि बिग ब्रैकेट्स लगे हुए थे हमने सोचा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। नहीं नहीं नहीं, बताएंगे आपको। अरे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन देते हैं भाई, पेज की कमी नहीं है हमारे पास, जगह की स्पेस का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, कम्युनिकेशन बैरियर कोई नहीं है, इंग्लिश हिंदी बांग्ला सब आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो वो सब देंगे आपको, लैंग्वेज सब कुछ बताया जाएगा, प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाएगी, कोई एजम्पशन नहीं चलेगा मैथ्स में अपनी तरफ से। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ बार बार, मैथ्स एजम्पशन वाला चैप्टर नहीं है, काला नीला पीला ना। यहाँ जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसी पे ही बात होगी, कोई एक्सेप्शन नहीं है। इंफॉर्मेशन दी जाएगी जो उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, अगर आपको नहीं दिया गया बिग ब्रैकेट्स GIF सिग्निफाई कर रहे हैं, तो आप नहीं लेंगे ये GIF, ये GIF नहीं है। और अगर वो दिया होगा तो वो खुद बता देगा कि देख ये
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है बिग ब्रैकेट्स, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है तुमने। तो मैं आपको अभी एक बात बता रहा हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस वाई जनरली इसके बराबर नहीं होता है। लिखो मत, रुको, सुनो मेरी बात ध्यान से। जनरली ऐसा नहीं होगा, मतलब हो भी सकता है और ना भी हो। कैसे? मैं आपको एक दो एग्जांपल दिखा के दे के दिखाता हूं। मैं ये प्रॉपर्टी लिखवा नहीं रहा आपको, मैं तो ये बताइए बस अभी, प्रॉपर्टी तो कुछ और है मुझे लिखवानी। जैसे कि देखो 4.7 प्लस 6.5, देखते जाना, मैं आपको बहुत सारे केसेस दिखा दूंगा अभी इसी में। 4.7 प्लस 6.5 को आप ऐड करो तो 11.2 आएगा। 11.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 11 आ जाएगा, ठीक है। बट अगर आप इनका अलग अलग निकाल रहे होते इंडिविजुअली तो देखो 10 आता है ना, बराबर नहीं आता। बट ऐसा नहीं है कि हर बार ही ऐसा होगा कि नहीं जी हर बार कभी बराबर नहीं आएंगे, बराबर आ भी सकते हैं। इनका आएगा 7.9 तो 7 आएगा आंसर। तो वैसे आप इंडिविजुअली भी निकालोगे तो तब भी देखो 7 ही आएगा। दोनों का अगर अलग अलग निकालोगे तो तब भी कोई परेशानी नहीं है, 7 ही आंसर। तो इसलिए ऐसा, मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना जीआईएफ को दो अलग अलग क्वांटिटीज पे अंदर, नहीं मैं तो नहीं एडवाइस करूंगा कि आप ऐसा करो। पर हाँ इसको तब जरूर कर सकते हो अगर 4.7 के साथ यहाँ पे कोई भी इंटीजर जुड़ा होता। तो अब आप इसको अलग अलग करके सॉल्व करो या फिर एक साथ जोड़ के सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर आप इस 9 को बाहर निकाल दो, इससे बाहर, जीआईएफ से बाहर। 4.7 का जीआईएफ 4, 9 बाहर तो 13 हो गया। आप इसे जोड़ के देख लो, अभी भी 13 ही देगा आंसर। यही हम भी कह रहे हैं कि अगर x के साथ कुछ अंदर इंटीजर जुड़ा हुआ है तो आप उस इंटीजर को बाहर निकाल के रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये आपने लिखा हुआ है x प्लस 4 का जीआईएफ, तो आप उसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ जीआईएफ ऑफ x प्लस 4 भी लिख सकते हैं। ये कह रहे हैं। अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर निकाल रहे हैं, अगर इंटीजर है तो एज इट इज आ जाएगा बाहर। बट अगर इंटीजर नहीं है तो जो दिखता है वो नहीं होता है। -2.43 का -2 नहीं होगा ना, तो 2.43 का निकाल, 2 आया, 2 आया, तो माइनस टाइम्स ऑफ 2.43 का निकाल और एक और घटा दे इससे। तो -2 दिख रहा है पर -2 से एक और घटा -1, यानी कि -3 आएगा आंसर। यही बोला गया है यहाँ पे। x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जनरली या तो बड़ा होगा इनके इंडिविजुअल से या फिर इनके बराबर होगा, और बड़ा होगा तो एक ही बड़ा होगा बस। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ y होगी, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ y प्लस 1 होगी। बस दो ही वैल्यूज पॉसिबल है। ये याद करनी पड़ेगी यार प्रॉपर्टी, ये अभी नहीं समझ पाओगे, इसमें आपके पास कोई वो नहीं है। क्वेश्चन आ चुका है बट इससे भी जेईई मेंस क्वेश्चन पूछ चुका है ऑलरेडी इस प्रॉपर्टी पे, अभी 2-3 साल पहले पूछा है, बल्कि सीक्वेंस एंड सीरीज के साथ मिक्स करके।
पहले तो देख लीजिए जरा ये क्या कह रहा है। एन कोई नेचुरल नंबर है, एन कोई नेचुरल नंबर है यहाँ पे। अगर आपके पास कभी भी ऐसी सीरीज बनती है जीआईएफ की, जीआईएफ ऑफ एक्स प्लस जीआईएफ ऑफ एक्स प्लस 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n अप टू n माइनस 1/n तक जा रहे हैं, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं nx का ग्रेटेस्ट मेजर फंक्शन। मैं इसका एक एग्जांपल देके दिखा रहा हूँ नीचे। सपोज आपने ये निकाल दिया, GIF of x plus GIF of x plus 1/10 plus GIF of x plus 2/10 plus GIF of x plus 9/10, ये यहां तक जा रहा है। इस पूरे का सम आप डायरेक्ट 10x लिख सकते हैं, 10x का GIF ये कहा जा रहा है। इसके बाद चार चीजें और, चारों इंपॉर्टेंट। सब प्रॉपर्टीज का यूज है इसमें, कोई ऐसी मत सोचना, मतलब ये बात तुम्हें अब तक समझ आ जानी चाहिए कि मैं वो प्रॉपर्टीज लिखवाते नहीं जिनका यूज नहीं होता। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टीज कम होती हैं, बहुत होती हैं, पर वो लिखवाई नहीं जाती। मैं नहीं लिखवाता, मैं मेरे को बिल्कुल उनमें भरोसा नहीं है। मैं क्वेश्चंस के थ्रू करा दूंगा उन्हें सॉल्व आपसे, पर मैं उन्हें नहीं कराऊंगा जो जिनका कम यूज है। ये सारी यूज होंगी बट जितनी अभी तक लिखी गई है एक एक। फोर्थ वाली दोबारा समझा देंगे? जी बिल्कुल। फोर्थ में हम ये कह रहे हैं कि देख, अगर तूने दो वैल्यूज ऐड करी और उनका जीआईएफ निकाला, तो वो हमेशा उनके इंडिविजुअल जीआईएफ से बड़ी ही होगी या उसके बराबर होगी। अब इसमें केस कंसिडर कर, x प्लस, मान ले सपोज तू x की कोई वैल्यू ले और y की कोई वैल्यू ले। लेट्स से तूने x की वैल्यूज मैंने लिख के भी दिखाई थी अभी तेरे को, पहले ये लिख ले सारा, मैं भी बता देता हूँ। कोई बच्चा है क्या? ओके, चल बता, अपनी मर्जी से कोई भी दो नंबर ले, बता। तो इंटीजर टाइप। कोई भी, जो तेरी मर्जी। 5+7। अगर इंटीजर ही लेंगे तो फिर तो बराबर ही आता रहेगा रिजल्ट। 5+7 तो उधर भी देख, अलग अलग इंडिविजुअल लेंगे तो 5+7 12 ही रहेंगे, दोनों बराबर रहेंगे। तुझे एक केस पता चल गया, अगर ये दोनों इंटीजर है तो दोनों बराबर ही है हमेशा, चाहे इंडिविजुअली निकाल दोनों का अलग अलग, चाहे एक साथ करके निकाल। अब कोई और ले, और कोई भी हो इंटीजर, बराबर ही रहेंगे हर बार। 5.27। 5.7 ले ली चल मैंने, अब दूसरी तू बता। 9.6। ये देख, इससे और इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये तो हम जो भी ले। अगर हम इनका इंडिविजुअल जीआईएफ लेते हैं दोनों का अलग अलग, तो 5 और 9 आएगा, 14 हो जाएगा। यस सर। बट अगर हम ऐड कर रहे होंगे तो ये 14 तो है ही, ऐड करते हुए 14 तो है ही हमारे पास। हो क्या सकता है? हो ये सकता है कि ये जो इसके साथ वाले फ्रैक्शनल पार्ट है ना इसके, ये फ्रैक्शनल पार्ट दोनों जुड़ के 1 से ज्यादा वैल्यू बना दे। फ्रैक्शनल पार्ट मैक्सिमम कितना हो सकता है? 0.99। 0.99 दोनों का होगा तो 0.99 0.99 1.98 हो सकता है दोनों का जुड़ के। तो मैक्सिमम मैक्सिमम क्या हो सकता है
कि इनका पॉइंट वाला पार्ट जुड़ के 1.98 बना दे। 1.98 बेसिकली एक इंटीजर और बढ़ा देगा, नहीं? यस। और ऐसा भी हो सकता है कि इनके फ्रैक्शनल पार्ट 1 से छोटा ही रहे, जैसे कि इसको मैं 3 ले लेता, 5.3, या जो तूने वैल्यू बोली थी 5.27 वो ले लेता, तो इसकी वैल्यू भी 1 से छोटी रहती दोनों के ऐड करके, तब भी तो आंसर इसका 14 ही आ रहा होता। दोनों केस समझ आए? यस सर। इसीलिए मैंने तुझसे एक बात बोली थोड़ी देर पहले कि इसकी दो ही वैल्यूज आ रही होंगी, या तो ये, जब इनके दोनों के फ्रैक्शनल पार्ट मिलके 1 से छोटी वैल्यू दे रहे होंगे, या फिर ये जब इन दोनों के फ्रैक्शनल पार्ट मिलके 1 से बड़े बन जा रहे होंगे, तो वो ओवरऑल इंटीग्रल वैल्यू में भी एक वैल्यू बढ़ा दे रहे होंगे। और हमने यहां से हमने देखा कि पहली बात तो कि इसका आंसर या तो ये आना है या तो ये आना है, डिपेंडिंग ऑन इनका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है। तो हमने कहा दोनों ही केसेस में ये इससे तो बड़ा ही है या बराबर है, यही बोल रही है फोर्थ प्रॉपर्टी। समझ आई हमसे? जी सर, समझ आ रहा है। अब यार 4 प्रॉपर्टीज बची हैं, समझानी है। तुम पहले ना, मतलब आज तो टाइम हो गया, तुम ये करके लाओगे कल ना, तुम इन पे सोच के आना है तुम्हें। चार चार चीजें मैं तुम्हें देख के भेज रहा हूँ आज ही, कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू 4 से बड़ी है तो एक्स क्या 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 एक्स तुम इसमें रख सकते हो जिससे कि उसका GIF 4 या 4 से बड़ा है। यही क्वेश्चन है, 4। पहला, दूसरा, इसमें एक्स क्या रख सकते हो, तीसरा, और फोर्थ। ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करे जाएंगे। ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करके ले आएंगे तो प्रॉपर्टी हम बनवा देंगे, नहीं भी करके लाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सोच के आना है, इससे फर्क नहीं पड़ता, हुआ नहीं। आप सोचेंगे तो होगा जरूर, सोचना पड़ेगा पड़ेगा उसके लिए पहले। हम कभी ड्रीम ही ना करें IIT जाने का और ऐसे तो चले जाएंगे। चलो मिलते हैं, बाय बाय। थैंक यू सर।